चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एशिया में आधे से 1% की गिरावट है। वो 2%, 2.5% जो कॉस्पी गिरा है वो कल 4% चल गया था इंडेक्स, तो इसके लिए वो उसको रिवर्स कर रहा है। कल वहाँ पर वो शॉर्ट सेलिंग का कुछ बैन आया था, उसकी वजह से कॉस्पी में कल एक बड़ी रैली आई थी, वो उसका एग्जैक्ट रिवर्सल है। तो उसमें कोई इतना ज़्यादा मैं रीड थ्रू नहीं करूँगा। उसके अलावा बाकी मार्केट्स में वीकनेस तो है थोड़ी सी, तो आधे से 1% की वीकनेस है बाकी मार्केट्स में। तो देखते हैं आज मार्केट उसको किस तरीके से पचाता है। हालांकि हमारी मार्केट जो है वो अपने आप में काफ़ी शानदार रही है आज, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यूज़ हैं। आज एक बड़ी लिस्टिंग हो रही है, वो मामा अर्थ की लिस्टिंग, सीधा 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्टिंग होने वाली है। तो ये अपने आप में इसके सिग्निफिकेंस होगी कि सेकेंडरी मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करता है खुलने के बाद। उसके अलावा आज बड़े नंबर्स में एक तो पावर ग्रिड है, लेकिन उसके अलावा कंजम्पशन कंपनियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। आप ट्रेंड के नंबर्स हैं, मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एफ का, अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट, आरती के बाद दीपक क्या करता है ये देखना पड़ेगा, कमेंस, IRCTC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। और जैसा आशीष ने हेडलाइन में कहा कि राज्यों के चुनाव शुरू हो गए हैं आज से, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग है, तो प्लीज़ वोट ज़रूर डालिएगा इस शो के बाद। और एक चीज़, आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और लास्ट 3-4 मंगलवार मार्केट के लिए कुछ खास रहे नहीं है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ा प्रेशर डालती है और उसके बाद अगले दिन तुरंत बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होती है। देखते हैं आज वो ट्रेंड चेंज होता है या फिर वो ट्यूसडे वाला ट्रेंड हमारा सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ अच्छी है, ग्लोबल क्यूज वैसे अच्छे हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं। ब्रेंट क्रूड 85 के नीचे टिका हुआ है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भाग गए। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स तो 105 पे, बॉन्ड यील्ड भी कोई ज़्यादा नहीं चली कल। तो मुझे लग रहा है कि आज पहला घंटा देख लें आशीष, पहला घंटा देख लें कितना गैप डाउन है, क्या है, मार्केट किस तरीके से कर रहा है। और अगर मार्केट फर्स्ट आवर का लो प्रोटेक्ट कर रहा है और फर्स्ट आवर का हाई निकाल रहा है अगर, तो मुझे लग रहा है कि आज फिर एक 10 सवा 10 बजे के बाद एक मार्केट में रैली आ सकती है। आज थोड़ा जल्दबाजी ना करें ट्रेड लेने में, थोड़ा सा कूद के ना ट्रेड लें, थोड़ा वेट कर लें 10 सवा 10 तक, उसके बाद ही एक ट्रेड लें। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं ये शुरुआती कंसोलिडेशन के मूव्स के बाद बाजार क्या चाल पकड़ने के मूड में। मदद करने के लिए होंगे चैनल पे बने रहिएगा। पोस्ट ओपनिंग देखते हैं किस तरह के समीकरण और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या ट्रेड। खैर, आज क्या लेवल्स वॉच आउट करने उस पर आगे आ रहा हूं मैं, रणनीति होनी क्या चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आज के सारे इंपॉर्टेंट संकेत। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 3 दिनों की बैक टू बैक तेजी पर एक पॉज आपकी स्क्रीन पे आएगा। 20-25 पॉइंट के दबाव के साथ शायद भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करें। हाँ, एशिया वीक है, एशिया में हमारे पीयर्स कई सारे दबाव में है, ये भी सच है। कल अच्छी तेजी कई पॉकेट से बनाई थी, थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा होगा, या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक के डिसीजन आना है उससे पहले भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड हो। पर लकीली हम उतना नहीं गिरे जितने हमारे कई सारे एशियन पीयर्स गिरे हुए हैं। फ्लिप करिएगा, दरअसल मूड ऐसे ही, यूएस से हैंडओवर यही मिला, इसीलिए मूड ऐसा है। यूएस से क्या हैंडओवर मिला? कल यूएस के बाजार बहुत हल्की तेजी थी, तीनों बेंचमार्क्स कल फ्लैट से कह लीजिए 1/4% उछाल में थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स जो हैं वो इतना ही दबाव दिखा रहे हैं, 1/4% तक की कमजोरी। तो जो जहां छोड़ा था वहीं के वहीं कामकाज हो रहा है दरअसल। और हम तो कल डाइजेस्ट थोड़ी सी तेजी करके चले गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग आ रही होगी आपको, क्योंकि यूएस ने भी बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे हैं और बैक टू बैक बहुत स्ट्रांग वीक के बाद कंसोलिडेशन के ट्रेड्स पड़ते हुए। खैर, हुआ क्या है अब ये समझने की जरूरत। नीरज जी बगल में बैठे हैं, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं और ये कंसोलिडेशन को कैसे रीड करा जाए? देखिए, यूएस में कल संकेतों में कोई दिक्कत नहीं थी। शुरुआत में थोड़ा सा डिंग डोंग हुआ, उसके बाद फिर ऊपर से आके ग्रीन में बंद हुए। 2 फैक्टर्स वहाँ काम कर रहे थे। एक फैक्टर तो ये काम कर रहा है कि बॉन्ड $1 बिलियन के, नहीं 1 बिलियन नहीं, $100 बिलियन के बॉन्ड बिकने आ रहे हैं इसी हफ्ते। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ऊपर गई थी, तो उसको किसी भी और तरीके से उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में आ रहा है, तो इसलिए बॉन्ड यील्ड में हल्की सी उछाल देखने को मिली। 10 साल वाला 4.57 से 4.63 पे आ गया है, तो वो एक बहुत शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में आपने देखा होगा कि बॉन्ड यील्ड की थी। दूसरी जो एशिया में हो रहा है ना, उसके पीछे वो ऑस्ट्रेलियन बैंक है, जहाँ पे आज फैसला होना है और 0.25% रेट हाइक की उम्मीद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी कमोडिटी इकोनॉमी है इस पूरे एशियन मार्केट की। इस वजह से उसमें आप एशियन मार्केट थोड़ा सा नरमी देख रहे हैं, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म है, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्यूज़ को आप साइड करिए। तीसरा क्यूज़ आता है क्रूड की तरफ से, जो एकदम नरम पड़ा हुआ है, बावजूद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई सऊदी और ओपेक की तरफ से, लेकिन फिर भी 85 पे है। और इजराइल वाले में एक टेक्टिकल पॉज की बात चल रही, जो कल नेतन्याहू और
इनकी बाइडन जी के बीच में बातचीत हुई है। तो अगर वो एक पॉज हो गया, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए ही हो रहा हो, तो आप ये संकेत माना जाएगा कि थोड़ा थोड़ा शायद अब नरमी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो सारे फैक्टर्स मार्केट में तेज़ी वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कल यूएस मार्केट देखिए वो बॉन्ड की वजह से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जा गया। तो अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे कोई दिक्कत है। इस हफ्ते कई सारे स्पीचेस हैं फेड वालों के, लेकिन वो सब इररिलेवेंट है, अभी कोई मतलब नहीं है। पॉलिसी के बाद एकदम क्लैरिटी है लोगों के दिमाग में कि अभी पॉज हो चुका है, अब कट कब होना इस पे खाली डिबेट है। वो मई में होगा, जून में होगा, वहाँ तक की बात चल रही। तो मार्केट को लेकर के कोई इशू नहीं है। एक अभी अभी ताज़ा थोड़ी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जो मॉर्गन स्टैनली ने लिखी है कि अगर क्रूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर सस्टेन करेंगे 100 के ऊपर, 110 के अराउंड या उसके आसपास, पता नहीं वो लिख क्यों उनको क्यों लग रहा है 110 जाएगा, तो इंडियन मार्केट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी ताज़ा रिपोर्ट उनकी मैंने पढ़ी। लेकिन वो अभी वो इफ्स एंड बट्स पे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा वाली बात होगी, तो इसलिए उसको भी मैं अभी बहुत तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, मार्केट ने कल जो 150-200 पॉइंट की रैली दिखाई है, ये इलेक्शन की डिस्काउंटिंग है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग सरप्राइज होंगे नतीजे देख करके, तो इसलिए नतीजे भी एक पॉजिटिव संकेत लेके आ रहे हैं। लो भाई साहब, खैर अब एग्जिट पोल जब आएगा सीएनबीसी आवाज पे 30 नवंबर को, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम, बहुत लंबा हो जाएगा। 7 को पहला वोट डल रहा है, 30 को सारे आउटकम। एग्जिट पोल होगा सीएनबीसी आवाज पे, डिटेल कवरेज, और 3 तारीख को वोटों की गिनती के लिए भी सब तैयारी शुरू हो चुकी है सीएनबीसी आवाज पे। कहीं यानी मार्केट हो, इलेक्शन हो, सारा तड़का आपको यही मिलने वाला है। खैर कुछ हो सकता है, इलेक्शन रिलेटेड भी कुछ डाइजेस्ट कर रहा हो सकता है बाजार। खैर ये है आज के ग्लोबल संकेत। कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इवन यूएस में, पर कुछ बिगड़ा नहीं है, सारे समीकरण ठीक ठाक हैं। तब और अब की पहली प्लेट देख ली थी, तब और अब की सेकंड प्लेट देख लीजिएगा। बस ये है कि थोड़ा सा बॉन्डी, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स इंचअप कर रहे थे, हल्का बहुत। वो इन्होंने रीजन बता दिया भाई कि अमेरिका पैसा लेने आया था बाजार में, तो इसलिए थोड़ी सी ईल्ड जंप कर गए थे, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और डेटा पॉइंट सारे इनकरेजिंग ही नजर आते हैं। इवन मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर भी एक शायद एक टेम्पररी फ्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। ऐसे में अब सेटअप समझा जाए। आज के समीकरण पे बाद में आते हैं, और 3 दिन के उछाल के बाद अब पोजीशनिंग कैसी है भारतीय बाजारों की, पहले वो समझ लिया जाए। मंगलवार के लिए कोई मंगल संकेत? संकेत तो अच्छे हैं, संकेत में तो कोई बुराई है नहीं। कल डीआईएस ने फिर बाय किया आपका 600 करोड़। और अब तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, अब तो डीआईएस के जो ग्रॉस वॉल्यूम्स हैं वो एफआईएस से ज़्यादा होने लग गए हैं। और एफआईआई की सेलिंग बनी हुई है 549 करोड़ की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने कल कहा था, अब से हम डीआईआई के बार्स के साथ शुरुआत करेंगे। और ये देखिए डीआईआई के बार्स पूरा ग्रीन है, सारी हरियाली छाई हुई है, तो पॉजिटिव देखिए, सब ठीक है। एफआईआईज ऑब्वियसली सेल कर रहे हैं, तो उसी अनुपात में आपको रेड बार्स दिखेंगे, तो सब मैच्ड आउट है। बस सेटअप में एक दिक्कत हो सकती है कि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग है। कई बार उसके चलते अगले दिन थोड़ा सा मार्केट में सॉफ्टनेस कई बार आ जाती है। 1250 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, 700 करोड़ की करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। तो ये एक आंकड़ा थोड़ा सा एक हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़ा सा परेशान करे। लॉन्ग शॉर्ट भी ठीक ठाक है मार्केट में, 4000 लॉन्ग जुड़े हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, और 11000 शॉर्ट कटे हैं। देखिए अब शॉर्ट्स की वो धुलाई होनी शुरू हो गई, जो हमने डिस्कस किया था कि अब धीरे धीरे करके यही होना है मार्केट में। और वो 89% वाला शॉर्ट पोजीशन जो थी वो 85 हुई, फिर 84 हुई, फिर 82 हुई, और अब जाके वो 80% पर आ गई। ये देखिए शॉर्ट पोजीशन एफआईआईएस की लगातार। और जो इंडेक्स में नेट शॉर्ट्स थे, वो जो रिकॉर्ड नंबर पे थे, ऑलमोस्ट 1.75 लाख की शॉर्ट पोजीशनिंग थी, वो 3 दिन में देखिए किस तरीके से नीचे आई है। 1.75 लाख शॉर्ट गिरकर आए 1.62 लाख पर, और अब गिरकर आ गए हैं 1.47 लाख पर। वो जो वीरू उसमें चार्ट दिखाते हैं ना, वो आपको दिखाई देगा कि लोअर लेवल से उसमें एक अच्छा आपको अब एक बाउंस दिखाई देगा, जो एफआईएस की नेट शॉर्ट पोजीशनिंग होती है उसमें। तो ठीक है, मतलब मामला जो है एफआईएस की तरफ से भी लगातार शॉर्ट कवरिंग का ही आ रहा है। ये देखिए ये वाला वो जो नेट शॉर्ट वाला मामला है। अब कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक मामला मिक्स्ड ही है। थोड़ी सी कल नेट कॉल राइटिंग हुई है, और लेकिन पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है आशीष। पुट राइटिंग करीब 1 लाख से ज़्यादा की नेट पुट राइटिंग है। जब पुट राइटिंग सिस्टम में होती है ना, तो वो एक आपको बिलीव देता है कि मार्केट का बेस प्रोटेक्टेड है। और वो बेस कहाँ पर है, करीब 19,200 उसके आसपास। तो ठीक है, पुट कॉल रेशो थोड़ा सा बढ़ा है, 1.14 पर आया वर्सेस 0.96। ये सब चलता रहता है। और एक ऑब्वियसली बैन में जीएनएफसी बना हुआ है, लेकिन सेटअप को मैं फिर भी मोर और लेस पॉजिटिव लेकर चलूंगा सेटअप को। भाई सेटअप पॉजिटिव है,
और ये अच्छा है, डीआई के बाहर देख के अच्छा लगता है। वो हमारा आपका पैसा है, वो जो मंथली एसआईपी जाते हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं, बाहर का मजा ही अलग है देखने का। बिल्कुल। और कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था विजय केडिया जी का। उन्होंने एक बात कही है कि अब हमारी मार्केट की जो डिपेंडेंस है ना एफआईएस पे कम हो रही है। पता है आशीष क्या हुआ एक्चुअली? चलिए ये बहुत अच्छी बात छेड़ दी आपने। हुआ क्या है, मैं इस मार्केट को इतने सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। एफआईएस की इतनी सेलिंग पे नॉर्मली हमारा बाजार, रैली तो छोड़ दीजिए आप, नॉर्मली 15-20% गिर जाता था। 2003 से 2007-8 की जो बड़ी रैली हुई थी उसमें एटलीस्ट 4 मौके आए थे जिसमें मार्केट आपको निफ्टी लेवल पे 20% से लेकर 30% तक गिरा था। इस बार आप देख लीजिए, कोविड का पीरियड छोड़ दीजिए, कोविड में तो खैर ऑब्वियसली एक वो अलग चीज़ थी। कोविड के बाद से जो रैली स्टार्ट हुई है उसमें एक बार भी हम 10% से ज़्यादा नहीं गिरे। हमारी जो हाईएस्ट करेक्शन रही है ना वो 10% रही है। एक तो मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट है कि जो आपने इतना डोमेस्टिक मनी आ गई, 16,000 करोड़ की तो सिर्फ एसआईपी है, बाकी लोग लमसम में डालते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू पैसा आ रहा है, आजकल तो ये रिटायरमेंट फंड्स के थ्रू भी पैसा आ रहा है। तो ये सब पैसा जो है, फैमिली ऑफिस का बहुत पैसा आ रहा है आजकल, तो इसके लिए एफआईएस की जितनी भी सेलिंग है ना सारी एब्जॉर्ब हो रही है। तो उससे हो क्या गया, बस ये है कि ये एफआईएस ने, अब फॉर एग्जांपल एफआईएस के पास इन्फोसिस पड़ा हुआ 20 रुपए से, एचडीएफसी बैंक पड़ा हुआ 15 रुपए से, तो उन्होंने 100-200 टाइम्स बना लिया है पैसा। तो इसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा थोड़ा माल अपना हल्का कर रहे हैं। तो लेकिन हम एटलीस्ट थोड़ी ओनरशिप उनसे वापस ले रहे हैं। दूसरी जो चीज़ मार्केट में अच्छी हुई है, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भले ही किया हो, लेकिन इसमें ना मैं सेबी का बहुत बड़ा एक फैक्टर देखता हूँ। जो सेबी ने एफएनओ में जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाए ना आशीष, उसकी वजह से अब आप देखिए मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट आती है ना। पहले क्या होता था, हम हर बार बोलते थे मार्जिन कॉल आएगी, आज मार्जिन कॉल आएगी। अब मार्जिन कॉल वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा मार्जिन आपको अपफ्रंट देने होते हैं कि अब मार्केट में कभी भी ना बड़ी डिक्लाइन जो है ना वो सेलिंग की वजह से नहीं आती है। मार्केट में हमेशा बड़ी डिक्लाइन लैक ऑफ बाइंग की वजह से आती है। मतलब ऐसे ऐसे मौके भी होते हैं जिसमें कोविड के टाइम पे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोविड के टाइम का वो वॉल्यूम देखेंगे ना, कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं थी वहाँ पे, स्टॉक्स गिर इसलिए रहे थे क्योंकि बायर कोई था ही नहीं वहाँ पर, जीरो बायर हो गया था इसके लिए। तो हमेशा बड़ी डिक्लाइन जब भी आएगी वो इस वजह से आएगी कि कोई बायर नहीं है। अब इस समय एटलीस्ट हमारे पास एफआई जितना भी माल छोड़ रहे हैं उसका एक बायर खड़ा है, इसके लिए मार्केट में बड़ी डिक्लाइन नहीं आ रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में कभी बड़ी डिक्लाइन आएगी ही नहीं, हो सकता है कोई एक थर्ड फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी डिक्लाइन आ जाए, लेकिन अब ये वो वाली मार्केट नहीं रही जिसमें आप 25-30% इंडेक्स लेवल पे गिर जाते थे। वो वाली मार्केट अब नहीं रही। पीरियोडिक करेक्शंस होती हैं, ऑर्डरली करेक्शंस होती हैं, जो एक मार्केट के लिए अच्छा भी है। एक हम मैच्योर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। यस, ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस। ये है कहानी भाई हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों की। खैर, अब रहिए कल का निफ्टी सेटअप बढ़िया है, ग्लोबल संकेत बढ़िया है, कंसोलिडेशन दिख जरूर रहा है लेकिन कोई दिक्कत कहीं नहीं है। ऐसे में कल का निफ्टी स्क्रीन्स पर है। कल बिल्कुल वो कहते हैं ना, जैसी बातचीत हुई थी वैसे ही बिहेवियर था। कल पहला रेजिस्टेंस था 19423 का। वो चार्ट पे ऊपर कोने में आपको इंट्राडे हाई दिख रहा होगा, हरे में लिखा एच, देखिए पढ़िए उसको। 19423 ही इंटरडे हाई, वहीं जाके सेशन कल्मिनेट होता हुआ उन्हीं जोन्स के आसपास जाके कल्मिनेट होता हुआ नजर आया। हम अपने तेजी की पोजीशंस पे ट्रेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बढ़िया, इस मोमेंटम को ऑलरेडी एंजॉय कर रखा है और बार बार यही बातचीत हुई थी, शॉर्ट बिल्कुल नहीं जाना है इस बाजार में। और स्ट्रैटेजी ये पुल बैक बहुत ब्यूटीफुली हम प्ले आउट कर रहे हैं। अब लेकिन आज के सेशन का अप्रोच, कैसे रणनीति बनाऊं जब कंसोलिडेशन दिख रहा है, एंट्री पाने के अगर मौके हैं तो कौन सा जोन आपको कंफर्ट देगा? बिल्कुल। कल हमने एक और चीज़ कही थी कि कैरी करिए और 19500 की कॉल ले लीजिए आशीष। और मंथ एंड के लेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन वीक की भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो ले सकते हैं। मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। पहला सपोर्ट कहाँ पर है आपका? 19342 पर, वो ऑप्शंस के हिसाब से। बाय द वे जो 19423 की आपने बात की थी वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक 20 डे मूविंग एवरेज था, वो जो अब गिर के थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे आ गया। और बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है आपका? 19309 पर, कल का लो। मेरे ख्याल से मार्केट आपको इससे ज़्यादा फैंसी डिप देगा नहीं, तो 19350 टू 19400 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप ले लें और 19290 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। अगर लग गया ट्रेड तो बाहर हो जाए, बहुत सिंपल है, क्योंकि उसके बाद फिर एक बार देख लें ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बैठ रही है, शायद उसके बाद एक आपको फ्रेश ट्रेड मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो मार्केट का इस समय का मैसेज है कि स्मॉल डिप्स में बाय करना है, तो 19350 टू 400 के जोन में आपको बाय करना है 19290 के स्टॉप के साथ। और जब तक 19290 बचा हुआ है सिस्टम में तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर 20 DA में हॉल्ट कंफर्म हो, मतलब 413 का ये हॉल्ट कंफर्म हो और हम 19290 के नीचे निकल जाएं
तब एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, लेकिन अभी मैं शॉर्ट के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी तो ट्रेड बाय ऑन डिप्स की है। अच्छा, रेजिस्टेंस कहाँ है? पहला 19423 पर कल का हाई, क्योंकि आप खुलेंगे थोड़े से गैप डाउन के बाद, तो इसके लिए वो 19423 आपका कल का हाई रेजिस्टेंस बन जाएगा। और बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 19540 पर, वो ऑप्शंस बेस्ड है, मुझे लग रहा है उसमें उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो निकल गया 19540 तो उसके बाद 19800 तक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें मेरे ख्याल से मार्केट में बाय ऑन डिप्स। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, आज मैं ये कहूँगा कि आज आप खुलते ही ना कूदें। आज मार्केट में क्या होगा ना, 2 डिप्स आ सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है ऐसी मार्केट में, पहली डिप नॉर्मली बाय कर लेते हैं और आपको लगने लगता है कि चलो अब मार्केट ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद एक सेकंड डिप आती है, स्पेशली अगर एशिया रिकवर नहीं हुआ और यूरोप फ्यूचर्स और यूएस फ्यूचर्स अगर खराब संकेत मिले, तो एक सेकंड डिप आती है नॉर्मली 10:30 के आसपास। उस डिप में देखेंगे फर्स्ट आवर का लो बच रहा है या नहीं बच रहा है, वो मेरे ख्याल से बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपकी। एक तो पहले मार्केट आपको देगा एक स्कैल्पिंग ट्रेड, शुरू में खुलते ही अगर आप ले लेंगे तो वो आपको 30-40 पॉइंट दे देगा खुलते ही। वो गैप डाउन जैसे ही होगा, मार्केट बाहर आ जाएगा, वो 30-40 पॉइंट अपने आप खींच लेगा। उसके बाद हो सकता है एक सेकंड डिप आए, जो ज़्यादा ड्यूरेबल और सस्टेनेबल डिप होती है, उसमें एक आपको मैसेज मिलेगा कि मार्केट तैयार है या नहीं तैयार है लो बचाने के लिए और हाई क्रॉस करने के लिए। स्क्रीन्स को फिर आज कीनली वॉच आउट करने की जरूरत, मदद की जरूरत पड़ेगी, और चैनल पे जुड़े रहिएगा। जैसे जैसे ट्रेड्स बनते जाएंगे उस पर बातचीत चलती जाएगी। खैर, निफ्टी बैंक अब प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी की तो बढ़िया स्ट्रैटेजी हो गई। निफ्टी बैंक कल ये थोड़ा सा ले दे के डिसअपॉइंटिंग ही रहा। सेकेंड हाफ में मोमेंटम पिकअप हुआ, अच्छे एसबीआई के नंबर्स, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैनल ने बताया था किस तरह की पोजीशनिंग बैठ रही है स्टॉक्स की। निफ्टी बैंक कल ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें थी। आज क्या लग रहा है, व्यू क्या बनेगा? तेजी अभी भी एक गो टू पॉकेट बन गई है क्या हमारी? हाँ, लेकिन कल एसबीआई का रिएक्शन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि बाकी बैंक्स चल गए, एसबीआई नहीं चला, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। खैर कोई नहीं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज और बैंक निफ्टी की कल है। लास्ट 3-4 ट्यूसडे और वेंसडे हमारे लिए ठीक ठाक नहीं रहे, है ना। लेकिन एक चीज़ है, निफ्टी बैंक ने ना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा कुशन बना लिया है। वो 200 डे मूविंग एवरेज है 43,200 पर, उसके ऊपर अच्छा कुशन बना लिया। जब तक इसको होल्ड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स। यहाँ पर पहला सपोर्ट है आपका 43,415 पर कल का लो, और बड़ा सपोर्ट है 43,200 पर 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपका एक बाय जोन होगा 43,400 टू 43,500 के आसपास, और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 43,200 का। और ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है आपका? ऊपर में रेजिस्टेंस है 43,754 ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली वो जो इवन नंबर है 44,000 उसके हिसाब से। अगेन जब तक 43,200 प्रोटेक्टेड है तब तक अप्रोच आपकी बाय ऑन डिप्स की होगी। मार्केट स्ट्रांग है, एक दिन की गिरावट से घबराना नहीं है हमको। मार्केट स्ट्रांग है, एक दिन की गिरावट से घबराना नहीं है। एसबीआई की पोजीशनिंग है, अच्छे नंबर्स पे भी थोड़ा सा ठंडा पड़